थोड़ी टाइम सर ये चलता रहेगा, ठीक है, चल रहा है, हाँ चल रहा है। गुड इवनिंग, मैसेल जयप्रकाश मीना, आई एम फ्रॉम एवी रिप्रेजेंटिंग ग्वालियर। मेरे साथ हैं इंद्रभूषण वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वामा बाल महिला विकास समिति। तो we are doing some research work on a factor influencing the performance of MFIs in India, leading to the occurrence of strategy gap and production in achievements of goal। तो मिस्टर इंद्रभूषण जी हमें बताएंगे कि एक्चुअली वो क्या बैरियर्स हैं जिनके कारण MFIs अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मिस्टर भूषण जी से है कि सर आपके मतलब लोन ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं कि लाइक वो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और रीपेमेंट करते हैं, गांव में जाते हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? एक उनके ऊपर एक ओवर बर्डन होता है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? इनफैक्ट जो माइक्रो फाइनेंस के इंटरनेशनल लेवल पे थंब रूल है कि एक फील्ड ऑफिसर के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, कितने क्लाइंट पर लोन ऑफिसर होना चाहिए, तो ये मंथली हम लोग रिव्यू करते हैं। तो जैसे एक मोटा मोटा थंब रूल है कि एक फील्ड ऑफिसर पे 500 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते, और रेडियस जो है उसका हार्डली 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों को प्रिकॉशनली जब एरिया सिलेक्शन होता है, फील्ड ऑफिसर को वर्क दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो नेचुरली यदि जो ये सावधानियाँ आप जो थंब रूल हैं ये करते हैं तो फिर नहीं, जैसे हमारे यहाँ एवरेज पर फील्ड ऑफिसर अप्रोक्स 425 क्लाइंट, तो नेचुरली वो अभी 75 क्लाइंट और मैनेज करते हैं। ओके सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आप मतलब जो लोन ऑफिसर्स होते हैं उनको मतलब जो गांव में जाते हैं या लोन डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, उनको कोई आईटी डिवाइसेस लाइक पाम हेल्प डिवाइसेस देते हैं, मैनुअली पेपर वर्क होता है? हमारे यहाँ एज सच अभी कोई आईटी डिवाइस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एंट्री होती है और डेली डिमांड कलेक्शन बैलेंस की शीट होती है। तो वो लोन ऑफिसर के पास होता है, उसे मालूम होता है कि मुझे कहाँ से कितने बजे कितना कलेक्शन करना है, और वहाँ से आने के बाद फिर वो डेटा सॉफ्टवेयर में। तो उस जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मेन जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं हेड ऑफिस पे, तो उसको मतलब उसकी कॉस्ट कोई इफेक्ट नहीं करती है, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं, आपको मिनिमम तो चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी। इसके बिना तो आप माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस जैसा काम नहीं कर सकते, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस स्पेशली, जहाँ पे क्लाइंटल बेस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो तो डेटा रखना पड़ेगा, चाहे वो कॉस्टली हो कम या नहीं। तो जो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, इसके लिए मतलब जो ट्रेंड एम्प्लॉइज उनके लिए मतलब ये ट्रेंड होते हैं या पहले से ही? सिंपल सा सॉफ्टवेयर है ये, सेवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जबलपुर में, और एक्सीलेंस करके सॉफ्टवेयर है। सिंपली 10th पास भी कोई बंदा जो कंप्यूटर पे काम कर सकता है वो उसमें एंट्री कर सकता है। ओके, आप मतलब थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो? सिंपल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो। ओके, और सर जो आपका ये जो लिमिटेड फंड की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फंड की कोई प्रॉब्लम? हाँ, पिछले मैं करीब 22 साल से सेक्टर में काम कर रहा हूँ, सोशल सेक्टर से। 2006 में हम लोग माइक्रो फाइनेंस में आए। माइक्रो फाइनेंस में भी इसलिए कि लोगों की नीड है कि उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कैसे आप उनको पैसा आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि 5,000 का लोन तो कोई बैंक पे ही नहीं। तो अभी तक हमने करीब मोर देन 15,000 से ज़्यादा क्लाइंट को लोन दिया है। ऐसे में जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं या हमारे मीडिया है या हमारा मिनिस्ट्रीज हैं या जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, ये इनको कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है RBI वो रेगुलेट करती है और उसका इफेक्ट पूरे सेक्टर पे पड़ता है।
जैसे मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों ने 2006 में जब माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट किया था, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट था अप्रोक्स 9.5%। आज की डेट में वो 13.5-14%। तो दूसरा, कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको जो पॉलिसीज होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स होते हैं माइक्रो फाइनेंस में, लाइक सिडबी है या नाबार्ड है या और NBFC हैं, FWW हैं, इनको भी जो फंड्स आते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका में यदि वहाँ की इकोनॉमी लॉस में जाएगी तो उसका मार्केट पे असर पड़ेगा, और इंडिया में भी पड़ेगा और माइक्रो फाइनेंस पे भी पड़ेगा। मीन्स जो इफेक्ट तो करती हैं इंटरनेशनल एजेंसी का भी इफेक्ट होता है, जो फंड आपको देती है। बिल्कुल मतलब रिसेशन आया वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पे इफेक्ट होता है। जैसे आपको अभी थोड़ा सा याद होगा, आप भी पढ़ते हैं, तो एसकेएस का जो साउथ में हुआ थोड़ा सा कुछ, उसके बाद आंध्रा वाला, उसके बाद से फिर RBI ने कुछ रेगुलेटरी बिल लाया, मालेगांव समिति बनी, तो उसका फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ा। 4-6 महीने लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिए, पता नहीं क्या बिल आ रहा है, क्या होगा, पैसा रिस्क में लगाएंगे, या बड़े MFIs को फिर पैसा नहीं मिला, उसके साथ छोटे MFIs को भी प्रॉब्लम हुई। कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो रहती हैं। और सर मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है कि आप किनको लोन दें और किनको ना दें, कि वो कुछ ऐसे लिमिटेशंस लगाते हैं कि आपके पास जो फंड आता है वो कमर्शियल बैंक से आता है, जो भी है इंटरेस्ट 9.13 या 13 जो आप बता रहे हो, उसके बाद जो कमर्शियल बैंक का भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस होता है कि आप उन्हीं को दें कि जिनकी कुछ सिक्योरिटी हो इस टाइप से। हाँ, मेरे ख्याल से कॉमर्शियल ही नहीं, ये सभी तरह की एजेंसीज के बारे में लागू होता है। हर एक एजेंसी के अपने फोकस एरिया होता है, और वो चाहते हैं कि आप उनकी क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उन्हीं को। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय महिला कोष, तो राष्ट्रीय महिला कोष का होता है कि आप जो है 24% से ज़्यादा इंटरेस्ट को नहीं चार्ज करते, प्लस आप केवल विमेन को ही देंगे, और स्पेशली SC ST OBC को ही देंगे, जनरल को नहीं देंगे। तो इस तरह के सभी जगह होते हैं ऑलमोस्ट जितनी भी एजेंसी। और मतलब जो आपकी वीक गवर्नेंस एंड मिडिल मैनेजमेंट, इसका भी मतलब कुछ रोल होता है क्या, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वीक मैनेजमेंट है, या मेनली मतलब देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, और सभी जगह की ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज में लागू होता है। यदि हमारा मिडिल लेवल, इवन लोअर लेवल भी वीक होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन आपका MIS या अकाउंटिंग सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं होगा तो उसका असर पड़ेगा। और सर आप मतलब जो इस फील्ड में जो कम्पिटिटर आ रहे हैं उनसे आपके मतलब जो टारगेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जो आप क्लाइंट्स तक नंबर ऑफ क्लाइंट्स तक पहुँचना चाहते हैं, कम्पिटिटर आ रहे हैं, लो रीपेमेंट रेट या इंटरेस्ट रेट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके बारे में? देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है। जिस तरह से SKS ने किया और कुछ एजेंसीज ने किया, स्पंदना ने किया और कुछ एजेंसीज ने किया, तो उसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव भी। मल्टीपल लैंडिंग यदि होगी तो डेफिनेटली फील्ड में नुकसान होगा। तो जो MFIs यहाँ काम कर रहे हैं उनको ये प्रिकॉशन तो रखना ही चाहिए कि भाई आप टारगेट अचीव करने के लिए अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहे हैं। एक क्लाइंट मान लीजिए, आज जो साउथ में स्पेशली आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जो पोजीशन है कि एक क्लाइंट जो है वो 10 ग्रुप का मेंबर है, एक ग्रुप की मीटिंग से उठा दूसरे ग्रुप की मीटिंग में चला गया, दूसरे से उठा तीसरे ग्रुप में चला गया, तो उसकी क्रेडिट शायद 50,000 की भी नहीं, लेकिन उसको 10 एजेंसीज में लोन दे रखा है। तो इसका पैसा वो ले रहा है, उसको दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है, उसको दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बढ़ता है, और ये सभी MFIs को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है।
हम लोगों ने अपने लेवल पे इसमें स्ट्रेटेजी ये बनाई कि हमें जहाँ भी लगा कि कोई और एजेंसी काम कर रही है और ऑलरेडी क्लाइंट है, तो हमने उस जगह काम करना बंद कर दिया। या दूसरे स्ट्रेटेजिकल रूप से हम लोगों ने रीजन किए कि नहीं उस एजेंसी से बात करें, ये देखिए आपके लिए भी डैमेज होंगे, हम भी डैमेज होंगे यदि हम मल्टीपल लर्निंग करेंगे। तो कई जगह फिर उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों ने काम किया। हिंदुस्तान में काम करने की कमी नहीं है। हम ग्वालियर चंबल को ही देखें तो 7 जिले हैं, इतना बड़े ग्वालियर में ही केवल 4 ब्लॉक हैं, मेरे ख्याल से 20 लाख के करीब पॉपुलेशन है। हम मुश्किल 0.5% को भी सर्व नहीं कर पा रहे, और हमारे जैसे एमएसआईज यदि अभी 10 और काम कर सकते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक लाइक माइंडेड तरीके से काम करेंगे तो रिस्क अपने आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे काम करते हैं। और सर जो मतलब जो आप बोरोवर्स होते हैं वो हमेशा आप जो प्रोवाइड कराते हैं उनको मतलब लोन्स वगैरह, वो आप हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हो, जैसे 25% हो, तो वो डिमांड करते हैं कि हमें मतलब थोड़ा कम होना चाहिए ये जो इंटरेस्ट रेट है। लाइक आप RBI से बैंक से जो है 13% पे लेते हो और उसको 25% पे लेते हो। तो ये मतलब मैंने योजना में भी पढ़ा था इसके बारे में कि मतलब जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उनका मेन रीजन यही है कि जो आपके जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 30% तक पहुँच जाती है, तो उसके बेसिस पे चुका नहीं पाते हैं। मैंने 22-23 साल काम किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिल्कुल रिमोट एरियाज में, और मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए जिस तरह से एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक माइंडेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट पे काम करता है, उसका कहीं ना कहीं सोशल कमिटमेंट होता है लोगों के साथ, और वो जुड़ाव होता है। यदि वो उसका है तो आपके बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होता है। आपको भी मालूम होता है कि ये क्या पे कर सकेगा, और उनको भी मालूम होता है कि हम क्या पे कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज भी ग्वालियर में, जैसे ग्वालियर की बात करें हम या इंडिया की बात करें, तो जो मनी लेंडर्स अप्रोक्स 2 से लेके और 5% पे पैसा दे रहे हैं। ये तो मिनिमम कॉस्ट है, मतलब वो कभी कभी 10% भी होती है। जो मेरा तजुर्बा बार बार बताता है, हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे सुबह उन्होंने 100 रुपये दिए तो शाम को वो 120 रुपये दिए। कितना का इंटरेस्ट हुआ। जो सब्जी वाला सुबह जो ठेला लगाता है उसको कितने पैसे की जरूरत है? 500 रुपये। वो 100 रुपये बनिया से या मनी लेंडर से लेके आएगा और शाम को 120 रुपये उसको देना है, नहीं तो उसके गुंडे घर पे पहुंचे। तो मैं नहीं मानता कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जो सोशल कॉज के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो यदि आप बता रहे हैं कि 18% 20% 24% देते हैं, तो कितना परसेंट पड़ा? तो एक फैक्टर मैंने ये निकाला है जो आपने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी का, मतलब जो मनी लेंडर्स होते हैं वो 10% पर मंथ की बेसिस पे देते हैं। गांव में नॉलेज नहीं होती है लोगों को, और मतलब जो ये होता है आपकी इसके प्रोसेस को समझना मतलब वो होता है प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने 24% आपका पर एनम है शायद, उस बेसिस पे फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, तो मतलब उनके वो तो मनी लेंडर्स उनको मतलब एक तरह लगेगा 10% कम है 24% से, तो उस बेसिस पे फैक्टर मैंने ये भी निकाला था। नहीं, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। 10% और ये परसेंटेज वो नहीं है, ये पर 100 रुपीज है। हम जो काउंट करते हैं वो टोटल अमाउंट पे काउंट करते हैं, वो पर 100 रुपीज पे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो वो तो मोर देन 200-300% बढ़ता है। और मैं नहीं मानता हिंदुस्तान में जो लोकल स्किल है, जो नॉलेज है, वो हजारों साल है। आप किसी भी अनपढ़ आदमी के पास चली जाइए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको 2 मिनट में उंगली पे कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका 100 रुपये ब्याज बनता है, कितना पैसा। तो लोग अपने तरीके से लिटरेट हैं। ये बात अलग है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो आप ये फैक्टर एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब ये जो मनी ये फाइनेंशियल लिटरेसी काफी मतलब आपके जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जो
ग्रास रूट पे जो पीपल हैं वो मनी लेंडर्स को ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं 10% किस पे मिल रहा है। आप नहीं, ऐसा नहीं है, उनको क्लियर होता है, उनको उनको क्लियर होता है, फिर भी वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। मजबूरी है। ऑप्शन क्या है बताइए ना। तो जो MFI वहाँ पर होती है, तो MFI जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे को सडनली रात को बीमार हो गया, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप इसको एडमिट करिए 10,000 रुपये लगेंगे, तो कौन सा MFI और बैंक पैसा देगा? ऐसी कंडीशन में कौन पैसा देगा? MFI तो प्रोसेस करेंगे, उनकी लोन एप्लीकेशन करेंगे, ग्रुप ट्रेनिंग करेंगे, तब उनको लोन देंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए कोई आपराधिक केस में बंद हो गया, पुलिस वाला कह रहा है कि मुझे तो 5,000 रुपये लाओ, तब ऐसे जो मनी लेंडर्स हैं वो यहाँ पे दिक्कत है। माइक्रो फाइनेंस के लोन से मैं नहीं मानता कि कोई किसान सुसाइड कर सकता है। जो प्रॉब्लम है वो अलग है, उसकी सोशल रूट्स अलग हैं। यदि आप उसको देखें तो हजारों साल से हमारे गांव में और अर्बन में भी कॉस्टेज में आज भी हरिजन आदिवासी पंडित और ठाकुरों के बराबर से नहीं बैठ सकते, जबकि हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू है, सारे एक्ट हैं, तो उसकी रूट्स अलग हैं। आज भी आप अक्सर पढ़ते होंगे कि हरिजनों के खेतों में आग लगा दी, उनकी जमीन कब्जा ली 10,000 लोगों ने, पटवारी ने उनकी जमीन किसी के नाम पे लिख दी। तो ये कारण है उसके, जो मतलब ट्रेडिशनल सोशल कॉजेज हैं वही मतलब हाँ, वहाँ पर मिल सकता है। ये नहीं है कि उसने पैसा माइक्रो फाइनेंस से लिया, माइक्रो फाइनेंस से लिया भी तो उसको कितना पड़ रहा है। वही किसान, आप ये भी थोड़ा सा जानते हो, आप थोड़ा सोचिए, किसान के पास पैसा कब आता है? फसल कटने से, इसके बाद तो पैसा नहीं आता, लेकिन उसको साल भर पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा कि साहूकार के पास जाएगा, उसके बंधे हुए होते हैं, सुनार बंधा होगा, साहूकार बंधा होगा, उसका गले वाला बंधा होगा, यहाँ से किराने का सामान आएगा, उसके यहाँ शादी भी होती है, मुंडन भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से लाता है? बंधे से। और वो पैसा 2% पर 100 रुपीज से ज़्यादा कम से नहीं, उसकी जमीन के खेत के कागज रखी है, तो और वो जब चुकाते कहीं ना कहीं उनकी नीड मैटर कर जाती है कि लास्ट टाइम पे मतलब अर्जेंटली जो चाहिए होता है वो उनसे मिलता है। जैसे मान लीजिए जनरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है 50,000 से ज़्यादा लोन नहीं है, लेकिन 50,000 के लोन में तो शादी नहीं होती। अब वो कहाँ जाएगा? जमीन रखेगा, जमीन के उसमें रखने में भी उसका होता है कि अधबटाई पे उसकी जमीन के आधा फसल जो है वो महाजन लेगा और उसको सूद भी देना है और ये सब चीजें भी करना है। तो ये एक सिस्टम अलग है, लोग इसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस की लोन की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र प्रदेश में जो हुआ वो क्यों हुआ कि मनी लेंडर्स तो कर ही रहे हैं भाई, जो आज भी नीड है, जो अर्जेंट वाली नीड है, इमरजेंसी वाली नीड है, वो तो मनी लेंडर पूरी करता है, ठीक है। उसके बाद की जो नीड्स हैं वो MFIs करते हैं। MFIs का यहाँ पे कितना दोष हो सकता है कि हाँ, जहाँ पे मल्टीपल लैंडिंग हो रही वो, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा तो नहीं है। आप कल्पना कीजिए ना, 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, और कहाँ 18% पर एनम, मतलब वो तो पूरी जिंदगी उसकी जमीन गिरवी रखी रहती है, पैसा देता रहता है और उसकी जमीन कभी फ्री नहीं होती। लेकिन माइक्रो फाइनेंस का लोन तो मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, MFIs लोन कितना देती हैं? 20,000, 50, हाईएस्ट 50, इससे ज्यादा देती नहीं। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि उसकी वजह से सुसाइड के केस होते हैं। हाँ सर, जैसे आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं MFIs में, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की मतलब डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे मैंने एक फैक्टर निकाला था कि सोशल कवर, मेडिकल कवर, लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो इससे भी एक गैप आता है कि मतलब वो चाहते हैं कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल हो। हम इतने पुराने क्लाइंट्स हैं।
नो डाउट, यदि आप MFI को, हमारे MFI को स्टडी किया हो तो हम ये सारे कवर करते हैं। हमारा LIC के साथ और बिरला सन लाइफ के साथ ऑलरेडी टाई अप है, उसमें उनकी लाइफ कवर रहती है, लोन डिस्कवर रहती है। और इसके अलावा हमारा अपना खुद का फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जो ICICI बैंक और इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस के साथ है, प्लस नाबार्ड के साथ है, जिसमें हम करीब अभी तक 20,000 लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट कर चुके हैं। और फाइनेंशियली लिटरेट में पूरा उनकी ओवरऑल सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, जो सब आप कह रहे हैं कि डिस्कवर, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। और सर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए मतलब आप क्या करते हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए? हमारे यहाँ इन हाउस और आउट हाउस दोनों तरह की ट्रेनिंग का प्रोविजन होता है। ट्रेनिंग कैलेंडर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे बर्ड है, इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस है, EDA है, FWW है, नाबार्ड है, CP है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। इन हाउस हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, तो बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी आदमी नहीं कर सकता, मैं पता नहीं। तो मतलब उनको वेल ट्रेन किया जाता है फील्ड में उतारने से पहले। हाँ सर, एक फैक्टर मेरा है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है MFI के, मतलब ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब ऐसा कुछ? नेवर। यदि कहीं इस तरह की संभावना भी होती है तो हम उसको लोन नहीं देते। इसी तरह के पॉलिटिकल और पुलिस के इस तरह के। हाँ सर, एक अगला क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो आपके लोन ऑफिसर्स होते हैं वो गाँव में जाते हैं लोन डिस्ट्रीब्यूट करने, तो मतलब वहाँ पर क्या कहते हैं, वो लोन ऑफिसर्स फॉर एरियाज दैट आर नॉट इक्विप्ड विद रूरल बैंक्स फॉर अकाउंट ट्रांसफर, सो देयर इज ए पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। जो लोन ऑफिसर जा रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ खतरा होता है कि मतलब लोगों को पता होता है कि हाँ भाई इस डेट को लोन ऑफिसर आएगा, तो जो पैसे कलेक्ट होंगे वहाँ पर चोरी, डकैती, लूटपाट इस टाइप के, तो उनके लिए आप, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या होगा? और देखिए, हमारे यहाँ कैश इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, और हर एक का पर्सनल इंश्योरेंस है। हर एक लोन ऑफिसर का 2 लाख रुपए तक पर डे वो हैंडल करता है, और किसी तरह की इस तरह की कोई उसके साथ बात होती है तो वो इंश्योर होता है। तो और आज तक 6-7 साल में हमारी साथ कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और दूसरी चीज़ इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो समझने की बात है, आप किसी गांव में काम करते हैं तो एक सोशल, आपका सामाजिक जुड़ाव होता है। वो सामाजिक जुड़ाव आपको उन लोगों में के साथ आत्मीयता रखता है। और जब आप अननोन पर्सन होते हैं तब आपके साथ कोई भी वारदात नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांव वाले लोग भी होते हैं या आसपास के लोग होते हैं। तो यदि आपका सोशल इंटरवेंशन, सामाजिक जुड़ाव है वहाँ लोगों से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई हादसा होगा। मुझे 22 साल हो गए काम करते करते, रिमोट से रिमोट एरिया, जहाँ पे 3 बजे के बाद बस नहीं मिलती, पैदल जा रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी एक अलग तरह की आइडेंटिटी है। वो आपके साथ हैं, उन्हें मालूम है कि आप उनके साथ जुड़े हुए। तो मीन्स जो लोन ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हीं को रिक्रूट किया जाता है जो मतलब पहले से वहाँ पर वेल नोन हो उस एरिया के लिए। नहीं होते तो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज तो काम करती है ना। तो आप कहीं भी जाएंगे, ग्वालियर में किसी भी गांव में, यहाँ पे हमारा कोई काम है, वहाँ आप कहेंगे वामा से आए हैं, तो आपको लोग बैठाएंगे, बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। मतलब वो अपनी इनकी नीड को कंप्लीट कर रहे हैं, इनके भले के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक इमेज हमेशा काम करती है। हाँ सर, फ्रॉड बाय लोन ऑफिसर्स एक फैक्टर है कि मतलब लोन ऑफिसर्स कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं, तो उसमें मतलब उस टाइप उसके लिए आपके प्रोसेसेस, मैनुअल बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और हमारे यहाँ उसके लिए HR मैनुअल है, अकाउंट मैनुअल है, प्रोसेस मैनुअल है, ऑपरेशन मैनुअल है। और यदि इस तरह की चीज़ों का जरा भी कहीं होता है तो ये तो पूरा रिस्क है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ रिस्क होगी, और रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता।